एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक एक करके हर खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे इस खास बुलेटिन में बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात प्रदूषण की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या जारी है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर बात करेंगे कांग्रेस की, जहां कांग्रेस का अभियान थमता सा नजर आ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीमार होने की खबर सामने आई है। उसके बाद बात पाकिस्तान की, जिसने एक बार फिर से नापाक करतूत करके दिखाई है। तो वहीं एटीएस ने इस प्लान का भांडाफोड़ किया है। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसकी गर्जना सुनकर चीन और पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए हैं। तो ये 4 अहम खबरें दिन की, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और एक एक खबर पर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे हम। तो सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की, जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। इसी के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली एनसीआर में 1 हफ्ते के लॉकडाउन के लिए केंद्र और संबंधित राज्यों से विचार करने को कहा है। बताते चलें कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने कहा था कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि दिल्ली सरकार स्थानीय उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को तैयार है। हालांकि ऐसा कदम सार्थक होगा अगर इसे पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके। दिल्ली में कॉम्पैक्ट आकार को देखते हुए लॉकडाउन का वायु गुणवत्ता व्यवस्था पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। हालांकि पड़ोसी राज्यों के एनसीआर क्षेत्रों में लागू होने पर ऐसा कदम सार्थक होगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उठाए गए अन्य कदमों के बारे में शीर्ष न्यायालय को सूचित किया है। सरकार ने कहा कि 13 नवंबर को आपात बैठक हुई। इस सप्ताह स्कूलों में शारीरिक तौर पर कोई कक्षाएं नहीं होंगी। हम सभी जानते हैं बच्चे हैं वो अभी स्कूल जाना शुरू हुए थे, लेकिन प्रदूषण की समस्या को देखते हुए अब इसे स्थगित कर दिया गया है करीब 1 हफ्ते के लिए। काशिफ रिजवी जी एडवोकेट हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। तो पहले तो आप ही से पक्ष जानना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और पहुंचना भी जरूरी था। अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी उपाय निकल नहीं पा रहा था और प्रदूषण से लोग अब परेशान हैं, समस्या बढ़ती जा रही। सर, आपसे पहलू समझेंगे इसका? जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये लाइफ, पब्लिक हेल्थ और इकोलॉजी से जुड़ा हुआ मामला है, संबंधित है और इसको प्रायोरिटी हर एक मामले पे दिया जाना चाहिए जो माननीय उच्च न्यायालय उनकी फुल बेंच कर रही है। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी ये रखा था कि जो राइट टू पॉल्यूशन एयर है वो सीधे हमारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करता है और इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आनी चाहिए। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 टिप्पणियां की हैं कि एक तो ये कि आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली और केंद्र सरकार पे पासिंग द बक कर रहे हैं, यानी अगर वो यदि कुछ लेके आते हैं तो हम अडॉप्ट करेंगे, या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली इसको देखे, या उनकी वर्कफोर्स कितनी है या उनकी मशीनरी क्षमता कितनी है, ये कहे कि इसको टाला नहीं जा सकता है, बल्कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा और एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। दूसरा ये कि जो वो कोर्ट में ये स्टेटमेंट दे रही है कि जो पराली है या फार्मर स्टबल है केवल यही पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि 10% या 4% से अधिक इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज है, वेहिकुलर ट्रैफिक है, ये जो है मुख्य कंट्रीब्यूटर हैं। तो इन इंडस्ट्रीज को जैसे पास्ट में किया गया है, दिल्ली से बाहर उसको शिफ्ट किया गया, इसी तरह से क्या अब फिर एक इस तरह की पॉलिसी की जरूरत है। उसके लिए आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाए और निकटवर्ती राज्यों से भी सलाह ली जाए और एक मॉडल उसमें इस तरह से लाया जा सके जिससे एयर को क्लीन किया जा सके। नहीं तो विश्व के सर्वाधिक पॉल्यूटेड सिटी में तो हम आ ही चुके हैं, जहाँ तक दिल्ली की बात है। बिल्कुल सही। हमें नंबर 1 बनने में भी बहुत समय नहीं लगेगा।
चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है सर, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। हमने देखा कि हालात क्या है और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर को भी या फिर आसपास लगते जो क्षेत्र हैं उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना होगा, अदरवाइज जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एफएम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी से प्रवक्ता आशीष सूद जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। शायद संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जवाब हम इस पर जरूर लेकर रहेंगे क्योंकि ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा बड़ी है और अब हर किसी की परेशानी को इसने बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को आपात बैठक भी हुई है। इस सप्ताह स्कूलों में शारीरिक तौर पर कोई भी कक्षाएं नहीं होंगी। एक सप्ताह के लिए सरकारी अधिकारी जो हैं वो भी घर से काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम, और निजी कार्यालय को घर से काम करने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ निर्माण स्थल 3 दिनों के लिए बंद रहेंगे। तो वही इस मामले की अब अगली जो सुनवाई है वो 17 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है, फटकार लगाई है प्रदूषण पर। हमें चुनाव से कोई भी मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें कोई भी मतलब नहीं है, हालात को काबू में लाना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जनता का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपातकालीन बैठक में क्या क्या फैसले हुए हैं वो भी पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर जो फटकार लगाई है उस पर पूछा गया सड़कों पर सफाई का आपके पास क्या प्लान है, और 2 दिन के लिए सभी वाहनों पर भी रोक लगा दी जाए क्योंकि ये भी बात निकलकर सामने आई है, न सिर्फ पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि जो वाहनों की आवाजाही है उससे भी प्रदूषण की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। मीटिंग देर तक चली, इसीलिए देर तक हुई, ये भी बात कही गई है। और आज हालात पहले से बेहतर है, AQI का स्तर गिरा है ये कहा गया है, लेकिन हमें उतना देखने को नहीं मिल रहा। पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण होता है ये बात कही गई है, लेकिन जो बाकी प्रदूषण है वो बढ़ता है वाहनों की वजह से, तो उस पर रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। केंद्र का ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा रहा जो हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि पार्किंग का शुल्क बढ़ाए जाने पर विचार हो, ये भी बात कही गई है। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि लॉकडाउन लगाने के लिए भी हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लॉकडाउन जरूर लगाइएगा क्योंकि मुझे चाहिए, मतलब हमें चाहिए हालात बेहतर होने के लिए। और इसी पर अरविंद केजरीवाल ने अपना रुख साफ कर दिया है। 13 नवंबर को आपात बैठक बुलाई गई और ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर हम लॉकडाउन लगा देंगे। इसीलिए जो बच्चे हैं वो अब स्कूल नहीं जा पाएंगे। 1 हफ्ते के लिए स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन जो आसपास लगते क्षेत्र हैं उन्हें भी इसमें सहयोग करना होगा। और इसी के साथ आपको बता दें, याचिकाकर्ता की जो दलील रही कि चुनाव है इसलिए पराली पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है, निर्माण कार्य को रोका नहीं जाना चाहिए। विकास सिंह की तरफ से दलील पेश की गई है। पराली को नियंत्रित करने की जरूरत है। उनका साफ साफ यही कहना है कि जो पराली है वो एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर निकलकर सामने आया है, इसके लिए निष्पक्ष कमेटी का भी गठन होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, परबड़गंज की बात करें तो 341 है यहाँ पर, RK पुरम 290, आनंद विहार 380, मथुरा रोड 475 गंभीर श्रेणी में है। यहाँ पर चांदनी चौक, द्वारका, IG, इन सभी पर अगर हम नजर बनाएं तो गंभीर श्रेणी में स्तर पहुंच चुका है। दिलशाद गार्डन में 315, IGO में 331, जहांगीरपुरी में 320 यानी गंभीर श्रेणी, नजफगढ़ और ओखला में 291, 345 यानी खराब और गंभीर श्रेणी में बताया जा रहा है। तो स्थिति आप लोगों के सामने है, साफ साफ है कि हालात क्या हैं। सांसों पर संकट बरकरार है, कायम है, लोग परेशान हैं, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो दमे के मरीजों को होती है, जिन्हें सांस लेने में वैसे ही समस्या का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जब वायु इतनी ज्यादा प्रदूषित है, गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है, तो आप सोचिए कि ऐसे लोगों को सांस लेने में कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी। क्योंकि आम जन जो समस्या का सामना कर रहा है जनाब, उसे ही इतनी ज्यादा समस्या है, तो जो लोग बीमार हैं, जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर दमा के मरीज हैं, सोचिए उन्हें कितना संकट हो रहा होगा, कितनी परेशानी हो गई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फटकार लगाई गई है। कहा गया है कि आपको हालात पर काबू पाना होगा। आपातकालीन बैठक आपने बुला ली, लेकिन उसमें फैसला क्या लिया गया है वो आप बताएं। सड़कों पर सफाई का आपके पास क्या प्लान है ये आप बताएं।
है कि आपको अब ध्यान देने की जरूरत है। सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है या नहीं, आपने जो आपातकालीन बैठक बुलाई है उसमें क्या फैसले लिए गए हैं, सड़कों पर साफ सफाई का आपके पास क्या प्लान है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आपको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। स्थिति बेहतर नहीं होती तो आप लॉकडाउन लगाएं। अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है कि हम इस स्थिति पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लॉकडाउन भी लगा दिया जाएगा। एक हफ्ते के लिए बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि स्थिति सही नहीं है, बच्चे इससे परेशान ना हो, प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लॉकडाउन लगाएंगे। जरूरत इस चीज की भी है, जो आसपास के लगते इलाके हैं, क्षेत्र है, एनसीआर है, उधर भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वहां भी लॉकडाउन लगाया जाए ताकि अच्छे से इस पूरे स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपने स्थिति को इतना बदतर होने क्यों दिया और अब आप क्या उपाय निकालेंगे, इस पर सभी की नजर है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुजरात एटीएस की बात करें तो उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एटीएस ने हेरोइन की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने मोरबी के जिंजुड़ा गांव से 650 करोड़ रुपए की हेरोइन को जब्त किया है। इस संबंध में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया और सभी से पूछताछ जारी है। तो वहीं सूत्रों की माने तो ये नशे की खेप पाकिस्तान के रास्ते गुजरात पहुंची थी और यहीं से देश के अलग अलग राज्यों में इसका वितरण का निर्देश दिया गया था। अधिकारियों की माने तो ये बंदरगाह के पास स्थित जिनजुदा गांव से 120 किलोग्राम मादक पदार्थ की जब्ती के बाद 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस अभियान को एटीएस और स्थानीय पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए पुलिस के प्रयासों की सराहना की, लेकिन महाराष्ट्र के नवाब मलिक ने एक बार फिर से केंद्र और बीजेपी पर इस कार्रवाई को लेकर निशाना साधा है। वहीं अमरावती में बंद के दौरान मोर्चे में शामिल बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं के घरों पर छापेमारी की है। शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व कृषि मंत्री अनिल बोंडे को गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी को भी अरेस्ट किया गया है। अब तक 13 बीजेपी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा चुका है और आज भी बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की संभावना है। बंद और हिंसा के सिलसिले में अब तक शहर में 15 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी के वक्त अनिल बोंडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कितनी भी कोशिश की जाए, कहा हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकेगी। और इस बीच अमरावती में तनावपूर्ण शांति कायम है। आज कहीं से भी किसी भी हिंसक घटना की कोई खबर नहीं है। 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई है। इंटरनेट सेवा को भी बाधित कर दिया गया है। पुलिस बल शहर के संवेदनशील ठिकानों पर गश्त कर रहे हैं और इस बीच सावधानी बरतते हुए नागपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की भी चेतावनी है।
और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने आदिवासी नेता और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें आदिवासियों से सीखना है। साथ ही कहा कि पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि कमलापति के योगदान को कभी देश भुला नहीं पाएगा। जनजाति सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैंने प्रयास किया उन गीतों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा यह अनुभव रहा है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच बिताया है। पीएम मोदी ने राशन आपके द्वार योजना की भी शुरुआत की और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतलाम जिले में बनने वाले एकलव्य आदर्श आदिवासी आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राशन आपके ग्राम योजना और हीमोग्लोबिनपैथी मिशन की भी शुरुआत की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ मानवता की आवाज बन रहे थे। लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई का अध्याय लिख चुके थे। धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास के ऐसे ही अनगिनत पृष्ठों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का मुरादाबाद का प्रस्तावित दौरा अचानक टल गया। प्रियंका के वायरल बुखार की चपेट में आने के दौरान दौरा टलने की वजह बताई जा रही है। बता दें कि उन्हें यहां रामलीला मैदान में कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करना था। इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के पदाधिकारियों को भी शामिल होना था, जो सुबह से ही पहुंचने लगे थे। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक संदेश जारी कर प्रियंका के न आने की सूचना दी। उन्होंने कहा कि खेद के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि तेज वायरल बुखार होने के चलते प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद के कांग्रेस पदाधिकारी सम्मेलन में पहुंचने में असमर्थ हैं। साथ ही कहा कि प्रियंका गांधी ठीक होते ही मुरादाबाद में अपने कार्यक्रम की घोषणा करेंगी। तो फिलहाल का दौरा उनका टाल दिया गया है वायरल बुखार की वजह से। बढ़ते आगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग सोमवार को एक डिजिटल बैठक करने वाले हैं। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका चीन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। बाइडेन की पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर होती है जिनके दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों से निजी स्तर पर बेहतर रिश्ते हैं या कहें कि संबंध है। हालांकि इन सब के बाद भी इस बार परिस्थिति कुछ अलग है और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि इस बार बैठक का परिणाम क्या निकलता है। दोनों नेताओं ने पहले भी मुलाकात की है। बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में एशिया सलाहकार के रूप में काम करने वाले मैथ्यू गुडमैन ने कहा, जब अमेरिका चीन संबंधों की बात आती है तो अंतराल इतना बड़ा होता है और प्रवृत्ति की रेखाएं इतनी परेशान करने वाली होती हैं कि व्यक्तिगत रिश्ते ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते। व्हाइट हाउस के अधिकारियों को सोमवार को होने वाली बैठक को लेकर ज्यादा उम्मीदें नहीं है। बताते चले कि बाइडेन ने 2013 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर जिनपिंग से मुलाकात की थी और यही वजह है कि जिनपिंग उन्हें पुराने दोस्त के तौर पर देखते हैं। लेकिन अब दोनों लोगों के बीच रिश्ते बदल चुके हैं। जून में बाइडेन से एक रिपोर्टर द्वारा पूछा गया कि क्या वो अपने पुराने दोस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोरोना वायरस ऑरिजिन की जांच में सहयोग करने के लिए दबाव डालेंगे। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा, मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, मगर हम जब पुराने दोस्त नहीं हैं, ये सिर्फ एक व्यवसाय है।
और उधर भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सेना के अड़ियल रवैये को इसकी प्रमुख वजह बताया जा रहा है। इस बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने सरहद पर खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने का फैसला किया। इसका मकसद लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देना है। भारत के इस फैसले से चीन में हलचल पैदा हो गई है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल चीन के मुखपत्र ने चेतावनी दी है कि नई दिल्ली के इस कदम से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान में बाधा पैदा हो सकती है। इसके अलावा भारत के इस कदम से चीन संग उनका तनाव और भी बढ़ सकता है। ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती से जहां चीन का सरकारी मुखपत्र हैरान है, वहीं उसने भारत के इस हथियार को बेकार करार दिया है। चीन के सरकारी मुखपत्र ने दावा किया कि भारत की मिसाइल का सिर्फ सैद्धांतिक लाभ है, जबकि इससे चीन की सुरक्षा को कोई भी वास्तविक खतरा नहीं है। भारत ने कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता देने की जरूरत पर जोर देने की बात कही थी और पाकिस्तान से इस संबंध में अपील भी की गई थी। अब इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के तौर पर भारत द्वारा पेश किए गए गेहूं के परिवहन के प्रस्ताव पर पाकिस्तान विचार करेगा। अब इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत के पाकिस्तान मार्ग से अफगानिस्तान गेहूं भेजने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय में की तरफ से ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के भाइयों के अनुरोध पर और मानवीय उद्देश्यों के लिए भारत के पाकिस्तान के जरिए गेहूं पहुंचाने के अनुरोध पर विचार करेगा। बताते चले, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की और साथ ही तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद इमरान खान की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। और उधर 100 सालों के लंबे इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा काशी पहुंच चुकी है। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम को काफी अच्छे से सजाया गया है। साथ ही जगह जगह पुष्प वर्षा, डमरू दल, घंटा, खड़ियाल बजाकर माता की रास्ते भर में आरती उतारी गई। बता दें कि मां अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा रविवार रात जौनपुर पहुंची और इससे पहले शनिवार देर रात यात्रा अयोध्या पहुंची थी। आज सुबह 5 बजे के लगभग जब माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा काशी पहुंची तो लोग माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा से नजर नहीं हटा पा रहे थे। आज माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगवानी हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।